नमस्कार। फायदेमंद फंड्स की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। हमारा लक्ष्य है कि म्यूचुअल फंड्स की निवेश के जरिए आप अपने सपनों के लिए फाइनेंशियली तैयार रहें। अब शुरुआत आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर करें, लेकिन आपको भविष्य की ज़रूरतों का ख्याल रखना अति आवश्यक है और आपकी इस प्लानिंग में हम हमेशा आपका देंगे साथ। इस सफ़र में मुंबई में मेरे साथ जुड़ रही हैं कविता थपलियाल। कविता जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। भविष्य की जरूरतों का आकलन करना जितना जरूरी है, उसके लिए अभी से निवेश की सीढ़ी चढ़ना भी उतना ही जरूरी है। हमने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर खड़े लोगों की पहचान, कुछ पोर्टफोलियो सुझाए, उन्हें लोगों की पहचान की, उनको उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन्स समझाए, इन्वेस्टमेंट गोल समझाए, उनको हमने पोर्टफोलियो सुझाए हैं जिनका हम आज आकलन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं युवा और शुरुआती निवेशक नीतीश पांडे से। तो नीतीश जी से आप मिले, आपकी उम्र 25 साल है और हर महीने वो 10,000 रुपये का SIP करने की क्षमता रखते हैं। 4 फंड्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन निवेश किया है और आपके सामने है उन फंड्स का रिटर्न। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है बाज़ार में कि आपने जो अप्रैल के लोस देखे थे, वहाँ से एक शानदार आपको रिटर्न वापस आता हुआ दिखता है। बाज़ार आजकल बुल मार्केट में वापस आ चुका है और ये 4 फंड्स आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक्सेल शीट में आपको मुनाफा और नुकसान दिखाते हुए दिख रहे हैं। UTI इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मोती एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में फिलहाल पांडे साहब ने निवेश कर रखा है और जो उनकी करंट वैल्यू है आपके सामने आती हुई दिख रही है। फिलहाल ये हमारे सामने स्क्रीन है और साथ ही साथ अगला फंड जो है जहां पर हमने कमल और स्नेहा धर के लिए पोर्टफोलियो बनाया था, उसको आपको कविता जी बताएंगी। तो ये है यंग मैरिड कपल स्नेहा और कमल की जोड़ी। आपको बता दें, ये अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया है उसके पीछे इनका एक अहम लक्ष्य है। वो ये है कि इस पोर्टफोलियो के जरिए, इस निवेश के जरिए इन्हें लगभग 10 लाख रुपए अगले 5 साल में जो है वो इकट्ठा करने हैं। 1 जनवरी से शुरू इस निवेश की मौजूदा वैल्यू में तकरीबन 4% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान आप क्लियरली देख सकते हैं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का ही हमें दिखाई दे रहा है। बेहतरीन प्रदर्शन है और इसमें 3 फंड्स के फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात हम करवा ही चुके हैं। उनके भी रिटर्न्स हम स्क्रीन पे फ्लैश कर ही रहे हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में अब तक 4% का इजाफा हुआ है, जिसमें पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन चलिए, जैसा कि हम हर शो में आपको मिलवाते हैं एक खास फंड मैनेजर से, तो आज दोनों ही पोर्टफोलियोज जो आपने देखे उसमें जहां तक मिड कैप की बात है, एक खास फंड रेकमेंड किया गया, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30। और इस चर्चा के लिए हमारा साथ आज जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल AMC के फंड मैनेजर निकेत शाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निकेत जी, आपका स्वागत है। शाह साहब मेरे परम मित्र भी हैं और हम लोग बाज़ार के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं जब भी मुलाकात दिल्ली या मुंबई में होती है। आज चर्चा करेंगे शाह साहब आपके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड पर। तो थोड़ा ज़रा डिटेल में आप अपने दर्शकों को बता दूं। शाह साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बेसिक, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट करता है, यहाँ पर 30 स्टॉक्स हैं
और लगभग 1427 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट शाह साहब मैनेज करते हैं, जिसमें से 90% एसेट्स जो हैं वो आपको इक्विटीज़ में लगे हुए दिखेंगे। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। यहाँ पे आपके सामने देखिए बहुत अच्छी तरीके से नेट एसेट वैल्यू आती हुई दिख रही है। 6 साल पुराना फंड है और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया ज़्यादातर मिड कैप फोकस है। लगभग 16% एसेट्स यहाँ पर आपने लार्ज कैप फंड्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में लगते हुए देखे हैं और मिड कैप एसेट्स जो हैं वो लगभग 70% के आसपास हैं। चलिए शाह साहब से अब ज़रा चर्चा शुरू करते हैं। तो निकेत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब से आपने कार्यभार संभाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड का, तो क्या क्या आपने फेरबदल की हैं? आप स्टॉक्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़रा एक थीम समझाइए कि किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं और मिड कैप्स की क्या अहमियत है आगे आने वाले 2-3 सालों में। जी, तो अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो हम लार्ज कैप ऑप्शन होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ऑप्शंस होते हैं। मिड कैप एक प्ले है डोमेस्टिक इंडिया स्टोरी के ऊपर, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स में प्रपोर्शन ऑफ ग्लोबल सिक्लिकल्स बहुत कम होते हैं। और हम सब जानते हैं कि अगले 3 से 5 साल तक जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि डोमेस्टिक इंडिया स्टोरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले आउट होने वाली है अगले 3 से 5 साल में। एंड इसीलिए मेरा व्यू है कि मिड कैप विल डू फार बेटर देन द लार्ज कैप्स। तो क्लियरली अगर आप अभी जो नीचे से रिबाउंड आया है मार्केट्स में अगर आप देखें तो आपने क्लियरली देखा है मिड कैप्स अगेन आउट परफॉर्म देन लार्ज कैप्स। एंड मेरा क्लियर व्यू है कि अगले 2 से 3 साल तक ये आपको रिटर्न बरकरार मिलेंगे। हालांकि इसमें एक बात यह है कि अगर हम वैल्यूएशंस देखें मिड कैप सेक्टर के, तो वैल्यूएशंस अभी प्री कोविड लेवल्स पे आ गए हैं। निफ्टी के भी आ गए हैं एंड मिड कैप इंडेक्स दोनों के आ गए हैं प्री कोविड लेवल्स पे। सो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से जो कंपनियां जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी होगी वहां पर आपको सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देगा। और वही हमारी कोशिश है कि हम कैसे अपने QGLP फिलोसॉफी के थ्रू अच्छे से अच्छे स्टॉक ले सकें। और हमने वही काम किया है अगले लास्ट 3 महीने में। जब हमने क्लियरली कोविड का डिस्ट्रप्शन देखा तब हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं हमारे पोर्टफोलियो में, अगेन 3 to 5 ईयर व्यू से। तो अगर जो चेंजेस की मैं बात करूं, सेक्टरल चेंजेस की जो मैं बात करता हूं, तो क्लियरली हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कैटेगरी है वहां पर हमने वेट्स थोड़े कम किए हैं और हमने रूरल, केमिकल, ये 2 सेक्टर पे स्पेसिफिकली हमने थोड़े वेट्स इंक्रीज किए हैं। हमने इंश्योरेंस में भी थोड़ा हमारा एलोकेशन बढ़ाया है। तो ये 3 सेक्टर जो है हमारा व्यू है कि अगले 3 से 5 साल तक ये सनराइज सेक्टर्स है और यहाँ पर अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ के लिए। ऑलराइट निकेत जी, थोड़ा सा इसको विस्तार से मुझे समझना है, क्योंकि अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी देखें तो पिछले 5 साल से इन्होंने बहुत परेशान किया है निवेशकों को, बहुत पैसे डुबाए हैं। खासतौर से पिछले 2 साल में हमने जो ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी में हमने जो खासतौर से शार्प रिकवरी देखी थी, उस अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पर मिस किया है मिड कैप्स की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं। लेकिन अब जो हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके है क्योंकि आपने रूरल, केमिकल, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया है और आपकी एक तरह से प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि पोस्ट कोविड काफी हद तक सिनेरियो बदल जाएगा हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्निंग्स का, उस पर आपने फोकस किया है और दाव लगाया है। क्या बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और क्यों मिड कैप में निवेशकों को अब आपकी बात पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गहरा झटका खा चुके हैं इस कैटेगरी में? जी, अगर हम देखें मिड कैप और लार्ज कैप दोनों के मल्टीपल्स की हम बात करें, तो अगर आप 3 साल पहले जाके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन स्पेसिफिकली मिड कैप्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट रैली आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप में, और वैल्यूएशन सब्सटेंशियली बढ़ गए थे एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। और लास्ट 2-3 साल में हमने ये देखा कि अभी 20 से 25% मिड कैप के वैल्यूएशन कम हो गए हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैल्यूएशन कंफर्ट है। दूसरा, मिड कैप कंपनीज की बैलेंस शीट लार्ज कैप कंपनीज जितनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसके लिए जब भी ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आते हैं वहां पर करेक्शन भी ज्यादा आता है। और हमें लगता है कि गिवन द फैक्ट कि अभी ये क्राइसिस हमारे बेस अर्निंग्स में ऑलरेडी आ चुका है, अगले साल से ये लोअर बेस पे हम फास्टर ग्रोथ देख पाएंगे मिड कैप कंपनीज में एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर लार्ज कैप कंपनीज। तो कहीं ना कहीं बेस एक अच्छा हो गया है अभी मिड कैप कंपनीज के लिए, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर क्वालिटी कंपनीज बाय करेंगे, अब हम अभी भी देख रहे हैं काफी क्वालिटी कंपनीज अपने 52 वीक हाई पे चल रही हैं। उन्होंने एक्चुअली ये पूरे मार्केट फॉल में जब इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स ऊपर से अगर मैं देखूं 15 फरवरी से अगर मैं लोएस्ट पॉइंट देखूं तब 40% करेक्ट हुआ था,
काफी स्टॉक्स 40% नहीं करेक्ट हुए थे और जैसे मार्केट रिकवर हुआ वो 52 वीक हाई की तरफ चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी फोकस होना बहुत जरूरी है, सेक्टोरल आपका व्यू होना बहुत जरूरी है, और विद इन दैट सेक्टर हमारा फोकस है कि हम एक बॉटम्स अप अप्रोच के थ्रू अच्छे स्टॉक्स निकले जहां पर 20 से 25% ग्रोथ की आशंका रखते हैं हम 2 से 3 साल के लिए, 20% प्लस आरओई की आशंका रखते हैं और हाई क्वालिटी मैनेजमेंट रखते हैं आशंका में। तो ये 3 चीज अगर हो जाए तो हम कोई भी मार्केट हो, हम बॉटम्स अप प्लेयर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट पोजीशन, वी विल गो एंड बाय दैट स्टॉक। जी, तो शाह साहब ऐसा करते हैं, हमने आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार तरीके से खंगाला और ये हमें पता चला कि आपने 5 स्टॉक्स में पोजीशंस बढ़ाई हैं। वो स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये हमारे दर्शकों के लिए टॉप पिक्स भी हो सकते हैं अगर उनको इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशन लेनी है। जिन स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड ने अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं वो है कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, L&T इन्फोटेक, मैक्स फाइनेंशियल्स, मेट्रोपोलिस और साथ ही साथ इप्का लैब्स। तो ये 4 या 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपने या तो इनका एडिशन आते हुए देखा है पोर्टफोलियो में, या यहां पर आपने फंड मैनेजर को अपनी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा आते हुए देखा है। अब कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वेटेज कम हुई है या स्टॉक्स पोर्टफोलियो में अब नहीं रहे? इनमें आपको नाम दिखेंगे बाटा इंडिया, एस्ट्रल पॉली, 3M इंडिया, एशियन पेंट्स और सिटी यूनियन बैंक। ये आपके सामने 4 या 5 नाम आते हुए दिख रहे हैं। शाह साहब, प्रश्न आपसे ये है, ये बताइए, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है बाजार में, मिड कैप्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए? एक तो हम किकर ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि फिलहाल जो रैली आपको आती हुई दिख रही है वो मिड कैप्स में दिख रही है, तो एज अ परसेंटेज आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे, उनके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज मिड कैप का होना चाहिए? अगर मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करूं तो क्लियरली गिवन द फैक्ट कि हमने इतनी सिग्निफिकेंट करेक्शन देख ली है इक्विटी मार्केट्स में, हम अभी भी देखें तो हम 17% अभी भी टॉप से मिड कैप इंडेक्स नीचे है, तो क्लियरली मेरे हिसाब से 70% आपकी वैल्यू आपकी मिड कैप में होनी चाहिए और बाकी आपकी लार्ज कैप या मल्टी कैप में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टाइम है ग्रीडी होने का, ये टाइम है कि हम अभी इन्वेस्ट करें, बिकॉज हमने हर साइकिल में देखा है कि नॉर्मली पीक ऑफ द साइकिल पे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो पूरी एक डाउन साइकिल के तक रुक जाते हैं और जैसे उनकी एनएवी वापस आती है वो रिडीम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी एक रिक्वेस्ट हर बार सबसे यही रहती है कि जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट हो वो हिसाब से आप ये फॉल का सबसे ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि अगले 3 से 5 साल तक मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे गोल्डन पीरियड हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट आपकी होनी चाहिए। वक्त हो गया थोड़ा सा ग्रीडी होने का, रिटर्न कमाने का, और क्योंकि एक कहावत भी है, खासतौर से अगर मिड कैप फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी यही है कि अगर शॉर्ट टर्म रिटर्न देखना है तो वो क्लियरली मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट फ्लोज पर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स और खासतौर से जैसा कि हम सब जानते हैं डिसिप्लिन निवेशक अगर मेंटेन करें तो वो फायदे में रह सकते हैं। लेकिन मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पर निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने की सोच ज्यादा रखते हैं निकेत जी। तो इसी पर अगर आगे बढ़ते हुए मुझे ये समझना है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपका कैसा है और आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड किसी कंपनी में वो कितना रहता है? अगर मैं एवरेज होल्डिंग की बात करूं तो अगर हम प्री कोविड पहले की बात करें तो नॉर्मली हम 3 से 5 साल के एवरेज होल्डिंग पीरियड में बिलीव करते हैं, बट क्लियरली बिकॉज ऑफ कोविड काफी चीजें चेंज हो गई है, इसीलिए हमने भी एक्शन लिया है वहां पर जहां पर हमें लगती है कि 2 से 3 साल तक ग्रोथ कोई कंपनी की इंपैक्ट हो जाएगी, तो हमने इधर ग्रोथ पैरामीटर्स पे या वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे एक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी स्टॉक लेते हैं, जब जो आपने 5 स्टॉक शेयर जी ने बताए, वो 5 स्टॉक में हमारा व्यू यही है कि हम 3 से 5 साल के लिए लेंगे। हम जनरली इतना ज्यादा चर्न करने में बिलीव नहीं करते हैं। सो क्लियरली ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म हमारा फोकस वही रहेगा कि हम कैसे ऐसे स्टॉक ऐड कर सके हमारे पोर्टफोलियो में जो 3 से 5 साल के व्यू से हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत नई अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व होकर आ रही है कोविड के वजह से, जो पहले शायद नहीं हो रहे आ रही थी। बहुत गवर्नमेंट के जो मेजर्स आए हैं रूरल सेक्टर के ऊपर, एग्री के ऊपर, काफी हद तक मुझे लगता है 3 से 5 साल में ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे बहुत सारे कंपनियों के लिए। तो क्लियरली अगर मैं कहूं तो हमारा बॉटम्स अप अप्रोच है और हम 3 से 5 साल के लिए ये सब स्टॉक्स होल्ड करने की इच्छा रखते हैं।
निखिल जी, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए। आपने रूरल सेक्टर का फोकस बताया और अगर आप अपना टॉप पिक देखें तो उसी पर केंद्रित है कोरोमंडल। मुझे ये बताइए कि लगभग 1,01,00,000 सरकार रूरल सेक्टर में डाल रही है पोस्ट कोविड, चाहे वो मनरेगा की तरफ से हो, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, चाहे कैश इन हैंड हो। कौन कौन से ऐसे 4 या 5 सेक्टर्स हैं जहां पर आप तेजी आते हुए दिखते हैं इस 1,00,000 करोड़ रुपए की वजह से? अगर हम रूरल की बात करें तो जैसे आपने 1,00,000 करोड़ कहा, बट उसके अलावा भी अगर हम जो रिसेंट मेजर्स हैं एपीएमसी एक्ट के जो गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं और ये इंप्लीमेंट होना बाकी, हर स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे ये, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, बिकॉज 70% हमारी देश की आबादी रूरल में है और ऑफ दैट 70% अबाउट 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो कहीं ना कहीं अगर हम ये 60 to 70% प्रतिशत आबादी की इनकम लेवल्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरली, तो मुझे लगता है बहुत सारे सेक्टर्स में इतनी तेजी आ सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो टू व्हीलर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है। अगर हम देखें पेनिट्रेशन इन टू व्हीलर अभी भी केवल 15% है ये कंट्री का। सो क्लियरली मुझे लगता है यहाँ से रनवे ऑफ ग्रोथ इन टू व्हीलर कैटेगरी बहुत बड़ा है और फोर व्हीलर कैटेगरी के तो पेनिट्रेशन केवल 3 से 4% है। सो कहीं ना कहीं रूरल में जब इनकम लेवल्स रूरल में बढ़ेगी तो आपको टू व्हीलर की पेनिट्रेशन इंप्रूव होते दिखेगी, फोर व्हीलर की पेनिट्रेशन इंप्रूव होते दिखेगी। आपको एफएमसीजी सेक्टर में भी काफी बेनिफिट दिखने मिलेगा, बिकॉज हर कोई रूरल का व्यक्ति हो उसकी भी एक आशा है कि वो कभी ना कभी प्रीमियमाइज करे, कभी ना कभी एक अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करे। तो कहीं ना कहीं हमको वो प्रीमियमाइजेशन भी क्लियरली दिखने मिलने वाला है। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ कोई सेक्टर है, तो जब फार्मर अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है तो 2 साल अच्छे होते हैं, 1 साल बुरा होता है और वो कर्जे में ही रह जाता है बहुत बार, और इसीलिए वो बहुत बार यूरिया ही लगा लेता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की तरफ जाता ही नहीं है। तो क्लियरली अगर फार्मर के हाथ में 2 पैसे ज्यादा बनेंगे और सालों साल पैसे ज्यादा बनेंगे, तो क्लियरली वो फर्टिलाइजर हो या एग्रोकेमिकल हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी के एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर लगाएगा, भले वो महंगी हो, पर उससे उसका आउटपुट भी बहुत बढ़ेगा और उसको ज्यादा मुनाफा होगा। तो एक वर्चुअस साइकिल की तरफ ये रूरल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। जी शाह साहब, एक संक्षिप्त में जवाब दीजिए, समय ज़रा कम है। आपके पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान देते हैं। पहले 3 सेक्टर्स में आपने लगभग 41% अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट लगाया है और आप ओवरवेट हैं केमिकल्स और फार्मा स्टॉक्स में। क्या ये लंबी अवधि की चाल है इन दोनों सेक्टर्स में, या आप यहाँ पर भी बाउंस खेल रहे हैं और जैसे ही आपको ओवर वैल्यूएशन दिखेगा आप यहाँ से बाहर निकलेंगे? सेक्टर्स की चर्चा हो रही है, फार्मा और केमिकल्स। तो अगर मैं फार्मा की बात करूं तो क्लियरली हमारा व्यू है कि डोमेस्टिक फार्मा बहुत अच्छा करेंगे। और डोमेस्टिक फार्मा भी हम जनरली 2 टाइप में देखते हैं, क्रोनिक होता है, एक अक्यूट होता है। और हमारे जो भी स्टॉक्स है आप देखेंगे तो क्रोनिक की तरफ ज्यादा फोकस है, जहां पर आपके पास आपका कस्टमर सालों साल आपके साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस है हमारा फार्मा सेक्टर पे, बट विद इन फार्मा क्रोनिक पे। अगर मैं बात करूं ग्रोथ रेट्स की, तो हमारा व्यू है कि 10 से 12% का ग्रोथ रेट होगा क्रोनिक कैटेगरी में। और कहीं ना कहीं ये कोविड पीरियड ऐसा है जहां पर हर किसी ने अभी अपने हेल्थ के ऊपर फोकस बढ़ा दिया है। दूसरी अगर मैं बात करूं जो फार्मा के रिलेटेड है, वो ये है कि हमने डायग्नोस्टिक में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन सिग्निफिकेंटली हो रहा है कि आगे जाके कभी भी कोई बीमारी ना आए किसी को, तो हम डायग्नोस्टिक एज अ चैनल बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है, बिकॉज आप हर बार अपने ब्लड चेकअप सबसे पहले करा लोगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके लिए भी क्रिएट होगी, बिकॉज हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जब बढ़ेगा तब डायग्नोस्टिक सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। सो कुल मिला के फार्मा और डायग्नोस्टिक दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम 10 से 12% ग्रोथ देख रहे हैं अगले 3 से 5 साल के लिए ऑन टॉप लाइन और इंडस्ट्री ग्रोथ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 10 से 12% अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ करोगे तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन और पैट ग्रोथ करीबन 20% हो सकता है। सो ये हुई फार्मा की बात। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल मेरे हिसाब से अगले 5 नहीं केवल 10 साल की स्टोरी है। हमारा फोकस क्लियर है केमिकल इंडस्ट्री में कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अभी प्ले आउट हो रही है। और अभी हमने तो इनिशियल फेज है, हमें बहुत सारी केमिकल कंपनी इंडिया में बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर मैं चाइना के साथ कंपेयर करूं। बट क्लियरली अगर जब यूएस कस्टमर्स है, यूरोपियन कस्टमर्स है, जब वो इंडिया में आने की बात करते हैं, तो ये बहुत कम प्लेयर हैं अपने केमिकल स्पेस में जो वो साइज और वो स्केल पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिवली केमिकल सेक्टर में मुझे लगता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होगी। हमारे केमिकल कंपनीजों के पास जितनी भी कैपेसिटी है वो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है और डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हो हर केमिकल कंपनीज हर साल केपेक्स अनाउंस कर लेती है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5 से 10 साल का रनवे है ये सेक्टर के लिए। और जो चाइना के साथ हुआ 2008 से 2019 तक, मुझे लगता है 2020 से 2030 तक इंडिया के साथ होगा विद इन केमिकल सेक्टर। ऑलराइट, तो कुल मिला के सार यही निकलता है कि मिड कैप्स ने जो कि बुरा दौर देख चुके हैं और अब वहां से उभर रहे हैं, ये न सिर्फ उभरेंगे बल्कि मजबूत चाल भी इनकी अब बरकरार रहेगी या शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोविड के बाद की स्थिति मिड कैप्स के लिए काफी फेवरेबल है। खासतौर से अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड की बात करें तो निकेत शाह के मुताबिक रूरल, केमिकल, इंश्योरेंस और आत्मनिर्भर भारत एक मजबूत थीम रह सकता है, जिस पर न सिर्फ ये भरोसा करते हैं बल्कि मिड कैप भी भरोसा करेंगे, उसी के दम पर भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए निकेत शाह जी। तो फायदेमंद फंड्स में हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि वक्त होगा आपके सवालों के जवाब देने का। रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे लेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। वेलकम बैक। फायदेमंद फंड्स का आखिरी पड़ाव और अब समय आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ शो में अब जुड़ रहे हैं रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी। बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं समय और सवाल लेते हैं संजय कुमार का बिलासपुर से। इनकी उम्र 46 साल की है, 2018 से एसआईपी कर रहे हैं, हर महीना 12,500 की एसआईपी कर रहे हैं। बेटी की पढ़ाई, शादी इनका लक्ष्य है। मैं बता दूं आपको फंड्स एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मल्टी कैप, रिलायंस स्मॉल कैप, एल&टी बिजनेस इमर्जिंग फंड इनके पोर्टफोलियो में है। 10 से 15 साल का इनका व्यू है। ओमकेश्वर जी जी, तो एसबीआई ब्लू चिप है, उसके जगह पर वो यूटीआई मास्टर शेयर में लगा सकते हैं। एसबीआई मल्टी कैप एक 4 स्टार फंड है, ठीक है, लेकिन उससे बेटर अपॉर्चुनिटी यूटीआई इक्विटी में उनको मिल सकता है। रिलायंस स्मॉल कैप से निकल करके इनको एक्सियस ईएसजी ग्रोथ फंड में लगाना चाहिए और सिमिलरली एल&टी बिजनेस इमर्जिंग से निकल करके एक्सिस ईएसजी। तो ऐसा चेंज करने से जो इनका जो पोर्टफोलियो का क्वालिटी है काफी अच्छा हो जाएगा और रिटर्न अच्छा मिलने के चांस रहेंगे। पर बदलाव मैं बता दूं आपको, एसबीआई ब्लू चिप से स्विच करना है। यूटीआई मास्टर शेयर यूनिट स्कीम आपको रेकमेंड की जा रही है। मल्टी कैप कैटेगरी में एसबीआई मल्टी कैप से बेहतर फंड्स मौजूद हैं आपके मुताबिक और आप यूटीआई इक्विटी फंड का प्रदर्शन सही है, आपको रेकमेंड कर रहे हैं। और रिलायंस स्मॉल कैप से आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। एक्सिस ईएसजी फंड या डीएसपी क्वांट फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। अपने इन फंड्स का प्रदर्शन आप हर 6 महीने में रिव्यू करते रहें और अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें शैल जी, तब जाके ही डिसिप्लिन मेंटेन करने से, निवेश की राशि बढ़ाने से ये अपने तमाम लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। शैल जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। कविता जी मैं बस एक बात और ऐड करना चाहता हूं। बहुत ही मायूसी आपने बाजार में देखी थी। हम लोग लगभग 4 या 5 साल के लो पर गए निफ्टी पर, जो कि आपने मार्च के समय लगता हुआ देखा जब निफ्टी 7700 था। आज निफ्टी आपको अपने 200 डीएमए के ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है 10,900। अगर आप सिंपली अपना एसआईपी चलाते हुए दिखते तो आप भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत है उसका बाजार बहुत शानदार तरीके से नीचे एवरेज करते। अगर आपने अब भी निवेश शुरू नहीं किया तो आज से बेहतर दिन कोई नहीं है। कविता जी चलिए, तो इसी गुरु मंत्र के साथ हम फिलहाल फायदेमंद फंड की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि इस शो के जरिए न सिर्फ हम आपको निवेश से जुड़ी बारीकियां समझाते हैं बल्कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को बनाने में आपकी सहायता भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैल जी, ओमकेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने का। फायदेमंद फंड्स में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ, हमारे सोशल मीडिया लाइव सेशंस को मिस ना करें। सोमवार को, बुधवार को 4:30 बजे आपसे मिलते हैं हम हमारे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर और आपके सवालों के जवाब देते हैं। नमस्कार।